दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सरल ज्ञान। दोस्तों आज इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा वाक्य के बारे में। तो वाक्य हिंदी ग्रामर का यानी हिंदी व्याकरण का एक ऐसा प्रकरण है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। लगभग इससे प्रश्न जाता ही है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाक्य की परिभाषा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। ऐसा समूह जो सार्थक हो और सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो व्यवस्था पूर्वक बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे एक हम वाक्य लेते हैं, उसे मारो मत जाने दो। इसमें हम किसी प्रकार का अल्प विराम का चिन्ह नहीं लगाए। इसी वाक्य को अगर उसे मारो मत जाने दो, ध्यान दीजिएगा, उसे मारो मत जाने दो। यहां देखिए क्या कह रहा है वाक्य, ध्यानपूर्वक देखिए। उसे मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, उसे मारो लेकिन जाने मत दो। यहाँ पर बोल रहा है उसे मारो मत जाने। यहाँ भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भाव स्पष्ट हो रहा है कि उसे मारो मत जाने दो। अगर इसी कोमा को अगर हम दें, उसे मारो मत जाने दो। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसे मारो मत जाने दो। तो यहाँ पर उसे मारो मत जाने दो। यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उसे मारो मत जाने दो, उसे मारो मत लेकिन जाने दो। तो इस प्रकार वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जानना प्रत्येक शिक्षार्थी को या विद्यार्थी को। इसलिए वाक्य आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे कि वाक्य का मुख्य तत्व क्या होता है, वाक्य के अंग क्या होते हैं, वाक्य का अर्थ क्या होता है, वाक्य के रचना के आधार पर भेद कितना होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं वाक्य के प्रमुख तत्व। तो वाक्य के प्रमुख तत्व कुल मिलाकर 6 हैं। सबसे पहले सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ये सार्थकता होता है ऐसे शब्द जिसमें सार्थक यानी मूल रूप से उसका कुछ मीनिंग निकलता हो, सार्थक ध्वनियां निकलती हो, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य कहते हैं। जिसमें सार्थकता नहीं पाई जाती वो वाक्य नहीं कहलाएगा। योग्यता, अगर हम लोग को किसी का अगर मान लीजिए व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, उसको उस आधार पर सजा कर लिखना बनाना योग्यता कहलाता है। जैसे मान लीजिए योग्यता में चाय खाई, ये स्पष्ट इसमें नहीं दिखाया जा रहा है। इस वाक्य में चाय खाई नहीं होगा बल्कि चाय पी, क्योंकि चाय खाया नहीं जाता, चाय पिया जाता है। इस प्रकार दूध पी, पानी खाई, ये बिल्कुल गलत होगा। तो ये हमारा योग्यता था। उसमें आए उसके बाद आकांक्षा। आकांक्षा जानते हैं आकांक्षा होता क्या है? आकांक्षा मतलब होता है इच्छा जाहिर करना, इच्छा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। तो इच्छा क्या? जानने की इच्छा। जिस वाक्य में जानने की इच्छा हो उस वाक्य में आकांक्षा। ये कोई भी तत्व, ऐसे तत्व होते हैं कोई भी शब्द या वाक्य में जो आकांक्षा होता ही है। जैसे हम लोग पढ़ता है, इसमें इच्छा जाहिर हो रही, इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आखिर पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? यहाँ किसी का नाम होगा, राम पढ़ता है। खाता है, कौन खाता है? श्याम खाता है। इस प्रकार जाता है, आता है, गाना गाता है, कौन कर रहा है? करने वाला को जानने की इच्छा जाहिर हो वो क्या कहलाता है? आकांक्षा। उसके बाद हम लोग आते हैं निकटता में। निकटता ऐसे शब्द समूह, ऐसे वाक्य जिसमें बोलने के समय उतार चढ़ाव, लयबद्ध, क्रमबद्धता पाई जाती हो, वो निकटता होती है। जैसे हम लोग गाना गाते हैं तो उसमें गाना में निकटता पाई जाती है, उसमें अलग स्वर होता है, अलग लय होता है, और उसी वाक्यों को अलग स्वर और लय के साथ
बोलने के साथ साथ उसको स्वर के साथ गाया जाता है, जिसमें निकटता अधिकता पाया जाता है। उसके बाद पद क्रम। पद क्रम किसी भी पद को, पद मतलब शब्द को, किसी भी शब्दों को व्यवस्थित रूप से बनाकर उसमें वाक्य में परिवर्तन करना, क्रमबद्ध, वह हम लोग का पद क्रम होता है। जैसे सुहावनी रात है चांदनी। दोस्तों, इसमें देखा गया है कि सुहावनी रात है चांदनी, तो ये सुहावनी रात है चांदनी ये कोई वाक्य नहीं है। अगर इसी को हम लोग पद क्रम के अनुसार सजा कर लिखेंगे तो सुहावनी चांदनी रात सुहावनी है, ये हो जाएगा इसका सही क्रम। तो इसको पद क्रम कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अनुव्यय में। अनुव्यय मतलब मेल। दोस्तों, आप लोग को पता होगा अनुव्यय, अनुव्यय इसका अर्थ होता है मेल। किसका मेल? लिंग का, कारक का, वचन का, ये सभी का मेल, यानी विस्तार पूर्वक जिस वाक्य में होता हो, मेल के साथ क्रमबद्धता के अनुसार, वो अन्वय कहलाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है एक वाक्य में होना, तभी हम लोग का वाक्य क्या होगा? आकर्षक होगा और सुव्यवस्थित ढंग से उसका अपेक्षित अर्थ प्रकट होगा। उसके बाद जानेंगे हम लोग वाक्य के अंग। सबसे पहले जानते हैं वाक्य के अंग दो होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य हम लोग क्या जान रहे हैं कि उद्देश्य जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताने का अर्थ, जैसे राम पढ़ता है, ये एक वाक्य है, सरल वाक्य। इसमें पढ़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन इसमें राम क्या है? करता है। तो जिसके बारे में बताया जाता हो, अर्थात इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है। तो राम क्या है? उद्देश्य है, और पढ़ना क्या है? हमारा क्रिया है। इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं, उद्देश्य और विधेय, दोनों को जानेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्य, जैसे राम धार्मिक किताब पढ़ता है। इस वाक्य में दिखाया जा रहा है कि राम धार्मिक किताब पढ़ता है। राम धार्मिक कैसा किताब पढ़ रहा है? धार्मिक। तो राम क्या है हमारे यहाँ? कर्ता, और ये किताब है क्रिया, पढ़ना क्रिया है, और धार्मिक किताब जो है वो है कर्म। राम धार्मिक किताब पढ़ता है, तो राम कर्ता, धार्मिक किताब कर्म, और पढ़ना क्रिया है। तो यहाँ पर राम केवल क्या है हमारा? जिसके बारे में बताया जाता है, यानी राम के बारे में बताया जा रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? धार्मिक किताब पढ़ रहा है। तो राम हमारा हो गया उद्देश्य, और ये बाकी सब क्या हो गया? विधेय। विधेय। इस प्रकार से दोस्तों उद्देश्य और विधेय से आप लोग परिचित हो चुके हैं। तो अभी हम लोग पढ़े वाक्य के मूल तत्वों को, उसके बाद वाक्य के अंगों को। अब हम लोग जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम लोग जानेंगे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, दोनों तरह का होता है। तो सबसे पहले विधानवाचक। विधानवाचक मतलब कहने का अर्थ ऐसा वाक्य जिसमें होने या करने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधानवाचक। उसके बाद है निषेधवाचक। निषेध मतलब न होने का बोध हो, जिसमें ना होने का बोध हो उसे हम लोग निषेधवाचक कहते हैं। कोई भी शब्द, जैसे तुम बाजार मत जाओ, यह काम नहीं करना है,
वो क्या कहलाएगा, निषेधवाचक। वैसे वाक्य निषेधवाचक कहलाएंगे। फिर आज्ञावाचक, कहीं जाने की सलाह कि राम बाजार जा और सब्जी ला, तो ये हो गया आज्ञावाचक। राम को बाजार भेजा जा रहा है, वहां से क्या लाने बोला जा रहा है, सब्जी, तो ये हो गया आज्ञावाचक। उसके बाद प्रश्नवाचक, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, जैसे कि ऐसा प्रश्न हो गया, आपका नाम क्या हो गया, तो इस तरह कुछ भी प्रश्न अगर हम लोग पूछते हैं किसी को तो प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। उसके बाद इच्छावाचक ये अर्थ के आधार पर, इच्छावाचक मतलब ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा जाहिर हो कि अगर आप ये काम करते तो अच्छा होता, ये काम नहीं करते तो भी अच्छा होता, तो इस तरह इच्छावाचक कहलाता है। उसके बाद संदेहवाचक अगर आप आते तो अच्छा होता, और होता है जैसे आज बारिश होती तो फसल अच्छा होता। संदेह में ये गारंटी नहीं लिया जा सकता है इसमें कि ये होगा ही, इसलिए इसको संदेहवाचक नाम से जाना जाता है। तो ये था वाक्य भेद। आइए हम लोग जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये था अर्थ के आधार पर, अब हम लोग जानते हैं रचना के आधार पर। सबसे पहले सरल वाक्य एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके थे कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। जैसे राम, क्या बोले थे, राम धार्मिक किताब पढ़ता है, या सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। इसमें क्या है, एक कर्ता है, बाकी यहाँ क्रिया है और यहाँ कर्म है, और इसमें भी कर्ता है और यहाँ क्रिया है, यहाँ कर्म है। तो इसमें एक कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है, और विधेय होता है। बाकी सब का जितना हो, जिसके बारे कहा जाता है वो कर्ता होता है, कर्ता ही उद्देश्य है। और जिस उद्देश्य के लिए कहा जाता है वो विधेय है। तो उद्देश्य इसमें क्या है, किताब पढ़ना, और कर्ता हो गया राम। तो राम क्या है, हमारा उद्देश्य। और उसके बाद हम लोग जानते हैं इसी प्रकार के जितने वाक्य मिलेंगे सब वाक्य के नाम कहलाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जिसमें समुच्चय बोधक कहने का अर्थ है, सबसे पहले बोला जा रहा है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य। जैसे राम पढ़ता है, ये एक सरल वाक्य हो गया, या दो या दो से अधिक बोला गया। राम पढ़ता है, श्याम लिखता है। राम पढ़ रहा है, श्याम लिख रहा है। तो इसमें राम पढ़ता है और ये जो और आया यही हम लोग का क्या है, समुच्चय बोधक हो गया। राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, एक ही कर्म करता है। अगर राम पढ़ता है और श्याम भी पढ़ता है तो हम लोग का सरल वाक्य में हो जाता है। तो इसमें संयुक्त वाक्य है, राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, और इसमें और समुच्चय बोधक अव्यय लग गया है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसी के आधार पर अगर हम लोग बोलेंगे टोटल समुच्चय बोधक क्या क्या होते हैं, तो और हो गया, और, किंतु, लेकिन, परंतु, या, अथवा आदि क्या कहलाएंगे, हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। किसी भी वाक्य में अगर किंतु लग गया, राम आया किंतु मोहन चला गया, किंतु लग गया तो समझ लीजिए वो संयुक्त वाक्य है। सीता आई किंतु गीता चली गई, लेकिन आया, इसका मतलब ये क्या है, संयुक्त वाक्य। उसी तरह परंतु है, मोहन आया परंतु रमेश नहीं आया, तो परंतु लग गया मतलब क्या है, वो उसमें संयुक्त वाक्य लगा हुआ है। तो इसी प्रकार के जितने शब्द मिलेंगे, जितने वाक्य मिलेंगे, क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक का अंतिम वाक्य,
मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। दोस्तों मिश्र वाक्य का है दूसरा नाम मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य कहने का मतलब है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे उसमें एक मुख्य यानी प्रधान होगा। जैसे क्या होगा कि जब ही उसने दवा पी वह सो गया। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ज्यों ही दवा पी उसने ज्यों ही दवा पी ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। तो इसमें कहा जा रहा है ये मुख्य वाक्य है, ज्यों ही उसने दवा पी, और इसमें ये क्या है, उपवाक्य है। तो इसका मिश्रित वाक्य का परिभाषा होता है। सबसे पहले परिभाषा लिखा जा रहा है। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो तथा एक अन्य उपवाक्य हो, उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि परिश्रम करोगे तो क्या होगे, उत्तीर्ण होगे। उत्तीर्ण हो जाओगे। इसमें कहा जा रहा है यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यदि परिश्रम करना, ये क्या हो गया हमारा, ये मुख्य वाक्य हो गया। परिश्रम करना मुख्य काम है। परिश्रम के आधार पर फल मिलेगा। तो ये फल क्या मिल रहा है, उत्तीर्ण हो जाओगे। अगर परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाएंगे। दोस्तों आज का टॉपिक वाक्य यहीं पर खत्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा इस यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर कुछ आप लोगों को सुझाव रहेगा तो अवश्य हमारा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।